हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही थी। और अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक में टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजीपीएससी मेंस की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है। अगर आपको वो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। मैंने फीस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, 10,000 रुपये सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और सीजी व्यापम के लिए 7,000 रुपये। ठीक है। कोई नेगोशिएबल नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी जो भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। अब हम लोग टॉपिक इधर आते हैं। आज हम लोग 5 से 6 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे, छत्तीसगढ़, भारत एवं आपका अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। एक ही वीडियो में आपको तीनों करंट अफेयर मिलेगा और थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो अभी शेड्यूल चल रहा है वो ऊपर नीचे चल रहा है। एक बार ये फिक्स हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं आपको रेगुलर कंटेंट दूंगा जैसा मैं पहले देता था। ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मुझे पता है। एटलीस्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप करें उसको आखिरी तक जरूर देखें। उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और यूट्यूब मेरी ऑटोमेटिकली वीडियो को दूसरे यूजर को रिकमेंड करेगा। उससे व्यूज़ आएंगे और ऑटोमेटिकली मैं आपको दूसरे वीडियोस कंटेंट भी दूंगा। इसके अलावा वीडियो को कंपलसरी लाइक करिए। अगर आप कमेंट पे एक थम्स अप डाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है। मैंने प्लान किया है वैसे जूम के माध्यम से भी, लेकिन वो जब होगी तब आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप वाले लिंक पे आप टैप करके मुझे मैसेज करेंगे अपने नाम और लोकेशन के साथ तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। ऑलरेडी 200 के ऊपर मेंबर हो गए हैं। ठीक है। आप भी ग्रुप का हिस्सा बनिए, कम्युनिटी को ज़्यादा बड़ा बनाइए और हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे और उसमें जो भी सर्विसेज मिलती हैं आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से जुड़े। ठीक है। चलिए, ये था प्रमोशन। अब हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है। हम लोग 5 से 6 जुलाई का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से चर्चा करता हूँ। ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे ऑनलाइन ये बोला था कि आप जो लिखते हो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो मैं क्या करूँ यार, इतनी सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरी वॉइस की क्लैरिटी आपको काफ़ी अच्छी सुनाई देती होगी। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर नॉइस आता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बोर्ड में लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले अपना पहला करंट अफेयर देखते हैं। फिट इंडिया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बास्केटबॉल के नेशनल कोच जिनका नाम है राजेश प्रताप सिंह। ठीक है। फिट इंडिया अभियान प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना थी। ठीक है। और उसके तहत फिट इंडिया एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है राजेश प्रताप सिंह को। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये बास्केटबॉल टीम के नेशनल कोच हैं। ठीक है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, ओबीसी को 27% आरक्षण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए अलग अलग सर्वे समितियों का गठन किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 82% रिजर्वेशन देने के लिए हाई कोर्ट में ये मामला लंबित था। ठीक है। बहुत सारे आपके कानूनी प्रावधान इसमें चेंज किए गए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान में उल्लेखित है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है। लेकिन ये सीमा क्रॉस हो गई है ऑलरेडी और अभी इसको 82% करने की योजना है। अब सरकार क्या करेगी इससे रिलेटेड चीज़ें
और क्या क्या चीज़ें प्रोसीजर में चल रही है वो उसके बारे में जानकारी आएगी धीरे धीरे करके। फिलहाल तो सर्वे समितियों का गठन किया गया है, इतनी जानकारी आई है। मैं आपको बता देता हूँ छत्तीसगढ़ में अभी जो 82% रिजर्वेशन है उसमें कितना कितना किसके लिए रिजर्वेशन है। सबसे पहले आपका एसटी के लिए 32% रिजर्वेशन है, ठीक है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 32% रिजर्वेशन है। इसके अलावा एससी वर्ग के लिए 12% से बढ़ाकर उसको 13% कर दिया गया था। ये घोषणा भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी, ठीक है। उनकी सरकार बनने के मतलब दिसंबर में मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में मेरे ख्याल से चुनाव हुए थे, और जो पहला स्वतंत्रता दिवस था जब भूपेश बघेल जी ने ये सारी अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% यथावत रखा गया। एससी मतलब आपके अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़ाकर आपका 13% कर दिया गया, और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हमारी केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16 में परिवर्तन करके एक संविधान संशोधन लाया था, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं उनको भी आरक्षण देने की व्यवस्था की, ठीक है। तो 10% केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। तो छत्तीसगढ़ में अगर इन सब चीज़ों को ऐड किया जाए तो 32 प्लस आपका 14 32 प्लस 14 सॉरी 32 प्लस 13, ठीक है, प्लस 27 प्लस आपका कितना बचा 10, इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा 82% रिजर्वेशन, ठीक है। इसके रिलेटेड जो मामला है वो आपका हाई कोर्ट में लंबित है। अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि सभी लोगों को 82% रिजर्वेशन दिया जाए। तो जो मंडी निरीक्षक की जो 5 वैकेंसी थी उसमें से अभी आप कम कर लेना, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कई सारे लोग कि वैकेंसी बढ़ाई गई है, दुनियादारी की गई है, अब नहीं पता क्या है उसमें। मैं आपको लास्ट क्लास में इसका सबका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ क्या है उसमें सिनेरियो, देख लेना लास्ट लेक्चर जो करंट अफेयर का डाला था। सर्वे समिति में आपका जिला एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए कलेक्टर को ऑथराइज्ड किया गया है कि कलेक्टर जो है वो उनकी निगरानी में सर्वे किया जाएगा। आपके ग्राम पंचायत लेवल पे आपका अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मतलब मेनली ये डेप्टी कलेक्टर है। डेप्टी कलेक्टर को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो सर्वे समिति उनकी निगरानी में कार्य करेगी। तो ये डेवलपमेंट हुआ है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गोंचा पर्व। जैसा कि आपको पता है कि गोंचा पर्व की शुरुआत बस्तर में हो चुकी है, हाँ ठीक है। और इससे रिलेटेड रथ यात्रा का आयोजन 12 जुलाई को किया जाएगा, ठीक है। और इस पे जितने भी आपके रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में मैं एक एक करके जानकारी दे रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेत्रोत्सव के बारे में, इसके अलावा मैंने बताया था कि रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण किन कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है, लास्ट क्लास पे मैंने सब जानकारी दी थी, ठीक है। उसी क्रम में तुपकी ये क्वेश्चन आ चुका है आपके मेरे ख्याल से सीएमओ एग्जाम में, ठीक है। तुपकी बेसिकली एक बांस की बंदूक होती है, ठीक है। ये एक प्रकार की एयर गन होती है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, एक प्रकार का खेल खेलने के लिए किया जाता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। बेसिकली ये खेल क्यों खेला जाता है, आपके राजा और भगवान के प्रति आभार जताने के लिए। बेसिकली तुपकी के खेल में क्या होता है, पुरुष एवं महिलाएं दोनों भाग लेती हैं और इस बांस की बंदूक से निशाना लगाया जाता है एक दूसरे पर, ठीक है। ये एक प्रकार का खेल है। अब इसमें जो गोली भरी जाती है वो पेंग की भरी जाती है। पेंग एक प्रकार का फल होता है जो कि मल्लिकांगनी लता का फल है, ठीक है। और ये अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। इसमें इसकी गोली भरी जाती है और एक दूसरे पर निशाना लगाया जाता है। ये जो पेंग है वो बहुत सारे रोगों में भी काम आता है, ठीक है। बहुत सारे रोगों के बारे में, इसके बारे में पूरा आर्टिकल दिया हुआ था, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, चेक करना। उस पर सारे रोगों के नाम लिखे भी थे, ठीक है। तो लेकिन आपको इतना याद रखना, तुपकी क्या होता है, एक बांस की बंदूक होती है जो एयर गन टाइप की होती है, ठीक है। पेंग उसमें आपकी गोली भरी जाती है, बस दैट्स इट। और ये काय के लिए आयोजन किया जाता है वो आप याद रखना, ठीक है। और भी अब गोंचा पर्व के बारे में और डिटेल्स आपके पेपर में आएंगी तो मैं आपको शेयर करते रहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए। नेक्स्ट है आपका आरंग के झलमला तालाब से 7वीं एवं 8वीं सदी की विष्णु एवं चामुंडा की मूर्ति मिली हुई, ठीक है। आरंग जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, बहुत खुदाई की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग जगह पर, ठीक है। होरी लाल के बारे में मैंने बताया था, वहाँ से कई सारे
उमा महेश्वर की प्रतिमा मिली है, गणेश की प्रतिमा मिली, लास्ट क्लास में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके पहले भी जब मैंने करंट अफेयर नहीं डाला था तो अंधियार खोप में कई सारी मूर्तियाँ मिली थी। उसी क्रम में आपका विष्णु एवं चामुंडा की मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा पांडुवंशी शिलालेख भी मिला है जिसमें संस्कृत एवं पूर्व नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोग जब अभी तो 5 से 6 जुलाई का पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आज ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊं और उसको कल अपलोड करूं। ठीक है, अब क्योंकि आज मेरे पास समय है, क्योंकि आज क्लासेस नहीं है मेरी। ठीक है, तो हम लोग 6 से जब 7 से 8 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें एक शिलालेख भी आया है पांडुवंशी, और उसमें महाशिवगुप्त बाला अर्जुन और आपके हर्षगुप्त का उल्लेख भी है। उसके बारे में मैं बताऊंगा, पिथोरा से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आरंग से भी एक पांडुवंशी शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी जानना है। ठीक है, ये पांडुवंश क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं सब चीज़ बताऊंगा अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ते हैं तो। ठीक है, लेमरू हाथी अभयारण्य। अब ये लेमरू हाथी अभयारण्य बेसिकली ये तो एक 1.5 साल पुरानी बात है, और जब ये हाथी अभयारण्य का गठन हुआ था, ये जसपुर और इस सरगुजा के एरिया में है। बेसिकली इसका जो क्षेत्रफल था वो 1134.34 स्क्वायर किलोमीटर था। बेसिकली क्या है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आपका वो लगा हुआ है आपके झारखंड के गुमला अभयारण्य से। ठीक है, जहाँ पर हाथी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और वो हाथी माइग्रेट कर जाते हैं आपके जसपुर और रायगढ़ के उत्तर क्षेत्रों में। ठीक है, और उन्हीं सभी चीज़ों से और बार बार हाथियों और इंसानों के बीच में लगातार द्वंद्व चलता रहता है, तो इसी को निपटाने के लिए ये लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल इतना था। ठीक है, बाद में इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में और भी कई सारी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो उन सभी का संरक्षण करने के लिए इसके क्षेत्रफल को 1995.45 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया था। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्रफल था। अभी इसकी मांग उठ रही है कि इस क्षेत्रफल को सीमित किया जाए 450 स्क्वायर किलोमीटर तक। ठीक है, बेसिकली ये सीमित करने की मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऐसे आदिवासी जनजाति रहते हैं जिनकी निर्भरता जंगलों पर है। ठीक है, अगर हाथी रिजर्व वहाँ पे बना दिया गया तो वहाँ पर उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बेसिकली वो लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। इसके अलावा महुआ वगैरह और बहुत सारे आदिवासियों की मान्यता भी जंगलों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको सीमित करने की वहाँ पे लगातार मांग हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि ये करंट की न्यूज़ है। ठीक है, इसको 450 स्क्वायर किलोमीटर तक सीमित करने की मांग हो। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2018 में बच्चों का कुपोषण स्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र के आसपास छत्तीसगढ़ में लगभग 26.33% था। ठीक है, अभी वो 2019 में 23.37% हो गया। जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दंतेवाड़ा से सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, बेसिकली ये सुपोषण अभियान क्या था, आपके बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करने, सेकंड आपके महिलाओं में एनीमिया का स्तर को कम करने के लिए ये प्रयास था, और उस प्रयास का असर देखने को मिला है। जो छत्तीसगढ़ में कुपोषण स्तर 26.33% था 2018 में, वो 2019 में कम होकर 23.37 हो गया। ठीक है, तो ये एक सार्थक रिजल्ट है। अभी इस अभियान को और आगे ले जाने की ज़रूरत है ताकि इस कुपोषण स्तर को और कम किया जा सके। ठीक है, इससे अलावा और भी करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए थोड़ा ये एक बोर्ड में पूरा नहीं हो पाया। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। उसमें सबसे पहले है आपका 2022 तक 41 पर्यटन स्थलों की सूची में बमलेश्वरी देवी को शामिल करने की योजना है। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ क्षेत्र में स्थित बमलेश्वरी माता का मंदिर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर है, तो वहाँ विकास किया जाए ताकि वो 2022 तक 41 पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बारे में एक आर्टिकल पेपर में आया था। ठीक है, प्रज्ञागिरी के पहाड़ी के बाजू में आपका चंद्रागिरी की पहाड़ी, और वहाँ पर जैन तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर जैनियों के महाप्रभु चंद्र प्रभु का
21 मीटर नहीं, 21 फीट की प्रतिमा वहाँ पे लगाई जा रही है चंद्रगिरी पर्वत पर। ठीक है, तो इस चंद्रगिरी पर्वत को जैन तीर्थ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। सेकंड है आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में जो आपका श्रीयंत्र की स्थापना की गई थी, मतलब डोंगरगढ़ मंदिर के नीचे, वहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी इसकी योजना है। नेक्स्ट है आपका डोंगरगढ़ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजोन का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर आपके होटल भी होंगे, ओपन एयर थिएटर भी होगा और कैफेटेरिया भी होगा। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पर्यटकों को यहाँ आकर्षित किया जा सके और ये 41 पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल हो सके बमलेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, क्या क्या चीज़ों का कार्य किया जा रहा है वहाँ पर, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आई है आपकी, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर, जिसको टाइगर ऑफ रिवर भी बोलते हैं और इसको स्थानीय भाषा में टोर टोर भी बोलते हैं ना, टोर टोर। ठीक है, ये बेसिकली नर्मदा नदी में पाई जाती है ये महासिर मछली और उसके दांत काफ़ी नुकीले होते हैं। ठीक है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा इसका क्या कहना चाहिए शिकार होने और अन्य कारणों से इस मछली की संख्या जो है लगातार घटती जा रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस महासिर मछली का पालन कबीर धाम में किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है वो सभी चीज़ें याद रखने की है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की स्थापना। जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर हमने जो एथेना आपके जशपुर में एथेना रिजॉर्ट की स्थापना की थी, वो हमारा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का पहला क्षेत्र था। ऐसे ऐसे करते करते कई सारे ट्राइबल टूरिज्म सेक्टर हम लोग डेवलप करने की ओर पहल कर रहे हैं। इसमें 13 स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिसमें आपका जसपुर, कुनकुरी, पुरंदर, सरोदा दादर, गंगरेल, नथिया नवा गाँव, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, तीरथगढ़, मैनपाट, कमलेश्वर और महेशपुर, इन सारे क्षेत्रों को टूरिज्म सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये टोटल 13 क्षेत्र हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों की स्थापना की जाएगी। कहीं रिजॉर्ट की स्थापना, ठीक है, इको एथनिक रिसॉर्ट की स्थापना की जा रही है। कहीं पर आपके मार्ग सुविधा केंद्र का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आपको जो मैंने कटिंग दी थी उसमें आपको ये सारी जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। लेकिन आप एटलीस्ट क्षेत्र को याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की स्थापना की जा रही है। वो क्षेत्र अगर आप याद रखेंगे तो वो उतना सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपको ये 13 क्षेत्रों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक कदम शिक्षा की ओर पहल की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा स्कूली शिक्षा विभाग है उसने 1 जुलाई से ग्राम, पाराओं, मोहल्ला में मोहल्ला क्लासेस, ठीक है, इसके अलावा लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत बेसिकली आपके लोहांडीगुड़ा बस्तर से हुई है। ठीक है, और इसके बारे में भी एक आर्टिकल आया हुआ पेपर में, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है, उसको आप याद रखना है, एक कदम शिक्षा की ओर। नेक्स्ट है आपका हरियर दुर्ग के उद्देश्य से 1 होम 1 ट्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, बेसिकली ये जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बहुत सारी पहल कर रही है आपके वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि उन्होंने वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लाई थी, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, देख लेना जाके वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या है। इसके अलावा एक और योजना लाई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जिसका नाम है पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम, जो कि आपके 25 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये कार्यक्रम चला। ठीक है, उसी श्रेणी में अगर देखें तो हरियर दुर्ग के उद्देश्य से जो वहाँ के कलेक्टर थे उन्होंने ये पहल की है 1 होम 1 ट्री कार्यक्रम। ठीक है, और 6 जुलाई को निःशुल्क पौधा वितरण बहुत सारे जितने भी आपके पार्क, और जैसे राजेंद्र पार्क हो गया, वहाँ का फेमस पार्क है। ठीक है, दादा नानी पार्क एक तो है वहाँ पर, आई गेस नाना नानी पार्क या फिर दादा दादी पार्क ऐसा कुछ है, वहाँ पर भी कई सारे पौधों का वितरण किया गया निःशुल्क। ठीक है, तो ये पहल आपके दुर्ग में की जा रही है, जिसका नाम है 1 होम 1 ट्री कार्यक्रम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के जो रायपुर शहर में स्थित व्हाइट हाउस, जिसको व्हाइट हाउस का मतलब नगर निगम भवन को ही हम लोग व्हाइट हाउस बोलते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है
अब उसका नाम होगा महात्मा गांधी सदन। ठीक है, ये पहल बेसिकली रायपुर के जो महापौर थे एजाज ढेबर, उनकी संकल्पना थी और उन्हीं के पहल पर इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी सदन कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखनी थी। 5 से 6 जुलाई के बीच में जो करंट अफेयर था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। इसके आगे हम लोग भारत का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग भारत का करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बंगाल की जो सरकार है उसने उसकी जो कैबिनेट है उसने बेसिकली विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, बेसिकली विधान परिषद क्या होता है आपको पता ही होगा कि विधान परिषद आपके राज्य शासन में सबसे उच्च सदन माना जाता है विधान परिषद। ठीक है, और विधानसभा निम्न सदन माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका क्या प्रोसीजर होता है वो लोग हम सब चीज़ें संविधान में पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं आपको वो प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, बेसिकली अब ये क्यों अभी इसने ये विधान परिषद की स्थापना के लिए कार्य करने के लिए आगे पहल की है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से पहले एक विधान परिषद हुआ करती थी जिसको भंग कर दिया गया था और सरकार अब दोबारा पहल कर रही है। ठीक है, विधान परिषद बेसिकली जो लोग चुनाव नहीं लड़े होते हैं, ठीक है, और अगर वो गलती से मंत्री बन जाते हैं तो उनके लिए एक बैकअप का काम करता है कि उनको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाए। काइंड ऑफ एग्जांपल, जैसे कि आपको पता होगा कि अच्छा हाँ, ये जो मैंने कोड लिखा है वो बेसिकली क्या है कि कुछ राज्यों में हमारे देश में विधान परिषद की संकल्पना है। ठीक है, अब वो कौन कौन से राज्य हैं उनके लिए एक शॉर्टकट कोड है। ठीक है, तू भी मजा कर ऐसे करके। ठीक है, टी से आप याद रखना आपका तमिलनाडु, यू से आप याद रखना, सॉरी तमिलनाडु नहीं, टी से आप याद रखना तेलंगाना, यू से आप याद रखना उत्तर प्रदेश, भी से याद रखना आप बिहार, एम से आप याद रखना महाराष्ट्र। ठीक है, जे से आप याद रखना जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद खत्म हो गई है। ठीक है, आप इसको याद रखना, तो ये वाला कोड खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर आपका यूटी और आपका लद्दाख एक यूटी बन गया। ठीक है, तो आप जे को आप गायब कर देना। ठीक है, ए फॉर आंध्र प्रदेश और KAR फॉर कर्नाटका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अभी भारत में वर्तमान 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल ने ये पहल की है। ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा था कि कई सारे लोग जो मंत्री बन जाते हैं उनके लिए बैकअप का काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो एक MLC है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो आपके MLA नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार आपके महाराष्ट्र के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, वो भी एक MLC है, ना कि आपका एक MLA है। ठीक है, आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में अभी वर्तमान में जो ममता बनर्जी जी थी वो चुनाव हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट वो कंटेस्ट किया था उन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली अब उनको एक सीट चाहिए। ठीक है, ताकि वो 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट से निर्वाचित हो जाए। ठीक है, ताकि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। ठीक है, तो अगर विधान परिषद की स्थापना हो जाती है तो उनको किसी को सीट खाली करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली विधान परिषद के लिए उनको चुन लिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री पद पर रह सकती है। अदरवाइज उनको किसी सीट को खाली करवाना पड़ेगा और वहाँ से चुनाव कंटेस्ट करके वापस MLA के रूप में चुन के आके मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अदरवाइज 6 महीने के अंदर अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही आपके उत्तराखंड में हो चुका है। तो ये पहल की जा रही है, इसके बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय का गठन किया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, अभी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि अमित शाह जी जो हैं वो हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री बन गए हैं। ठीक है, जो हम लोग केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार देखेंगे वो हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सहकारिता मंत्रालय के बारे में और कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए कि केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय का गठन किया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय।
नेक्स्ट है आपका 8 राज्यों के में गवर्नर बदले गए हैं, और वो कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ से बदले गए हैं, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसा नाम है आपका मंगू भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का गवर्नर बनाया है। राजेंद्र आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। हरिबाबू कंबपति, इनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, ये तो थे जो कि नवनियुक्त गवर्नर अपॉइंट किए गए। ठीक है, 153 नंबर के आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति गवर्नरों की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता। केंद्र की जो सरकार होती है बेसिकली उनके परामर्श से ही गवर्नरों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आप जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी उसी के आदमी गवर्नर रहते हैं। बेसिकली आप इतना याद रखिए। अब कुछ गवर्नरों का स्थानांतरण किया गया है और उनको हमको याद रखना है। जैसे रमेश बैस जी जो है त्रिपुरा के गवर्नर थे, जिनका स्थानांतरण झारखंड में किया गया है। इनको तो पक्के से याद रखना क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है, पहले रायपुर से कई बार ये लगातार आपके सांसद चुने जा चुके हैं। ठीक है, पहले उनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया था, अब वो झारखंड के गवर्नर होंगे। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय ये काफ़ी हाईलाइट में थे रोहित वेमुला के केस के मामले में। ठीक है, उनको हिमाचल प्रदेश से हरियाणा ट्रांसफ़र कर दिया गया। सत्यदेव आर्य, इनको हरियाणा से त्रिपुरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। श्रीधरन पिल्लई, इनको मिजोरम से गोवा ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आपको ये 8 गवर्नरों के नाम याद होने चाहिए और कहाँ कहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई से आपको केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी लाई है जिसके तहत आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन खुश होने की बात नहीं है, ये उन्हीं लोगों के पे अप्लाई होगा जो लोग केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत ड्राइविंग स्कूल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई ड्राइविंग स्कूल से पढ़ाई करता है तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कोई सेपरेट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अदरवाइज़ अगर आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको टेस्ट नियमित रूप से जैसे देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़ायदा आपको मेरे ख्याल से तो नहीं है क्योंकि ड्राइविंग स्कूल में पढ़ने के लिए भी तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा ना, या फिर ऑनलाइन पढ़ोगे, टाइम तो आपका वहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के बालासोर में एक न्यूज़ आई है कि 4000 साल पुरानी एक बस्ती की खोज की गई है। ठीक है, यहाँ के पुरातत्व विभाग ने 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की है बालासोर उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 1999 में बिरसा मुंडा ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये एक छापामार युद्ध था जिसमें कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ये शहीद हो गए थे। तो उनकी स्मृति में गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग आपके शायद जम्मू कश्मीर में, आई गेस गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में एक युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है जो कि भारतीय सेना द्वारा इस स्मारक को बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, बिरसा मुंडा ऑपरेशन क्या था मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के खिलाफ एक छापामार अभियान था। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने 100 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र ये बनाने की घोषणा की है। कहाँ पर? आपके रामागुंडम तेलंगाना। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था भारत का कुछ करंट अफेयर। इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर भारत के बच गए हैं जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए भारत के कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। और इस पर सबसे पहले है आपका मुख्यमंत्री तत्पर अभियान योजना। ठीक है, इसका शॉर्टकट में इसको बोलते हैं मुक्ता अभियान। ठीक है, और बेसिकली ये उड़ीसा राज्य का एक अभियान है जिसके माध्यम से भूजल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए, ठीक है, भूजल संरक्षण बोलता हूँ, जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाएंगे, जिससे भूमि जल का लेवल बढ़ेगा और आपके जो भी मानसून में बारिश हो रही है उसका जल संरक्षण किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, मुक्ता योजना आप याद रखना, मुख्यमंत्री तत्पर अभियान योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो कृष्णा नदी पर बना रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार, जैसे कि आपको पता होगा, कृष्णा नदी जो है आपके महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और जो ये नदी है तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए आपका फाइनली जाके आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, कर्नाटका में मेरे ख्याल से जाती है ये नदी।
ठीक है, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जाके देखना कृष्णा नदी कहाँ कहाँ से जाती है, कहाँ कहाँ उसकी पे परियोजना है, वो सब चीज़। तो ये परियोजना का नाम भी याद रखना, रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये नई परियोजना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 66:34 ये बेसिकली क्या है, जल कितना जल बंटवारा किया जाएगा। तो उसने आंध्र प्रदेश को 66% देने के लिए इस योजना से, और आपका 34% जो है वो आपके तेलंगाना के बीच जल बंटवारा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन तेलंगाना सरकार जो है वो इस परियोजना के से सहमत नहीं है। ठीक है, मतलब वो परियोजना तो चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि तेलंगाना का शेयर को बढ़ाया जाए। तो तेलंगाना गवर्नमेंट 50-50 का रेशियो चाहती है। ठीक है, तो इस परियोजना को उसने अपने तरफ से तो मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, अब बाकी क्या सिनेरियो होता है और बाकी ये कहाँ विवाद कहाँ जाता है, उसके बारे में जो भी फ्यूचर अपडेट आएगी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी पर बन रही है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने यात्रा.com के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आप इतना याद रखिए, बहुत है। नेक्स्ट है आपका टोक्यो ओलंपिक। जैसे कि आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में। ठीक है, 2021 में, बेसिकली ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से ये स्थगित हो गया और अभी उसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भारत के 115 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया अभी तक न्यूज़ आने पर। ठीक है, जितने थे, और उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में 18 खेलों में क्वालिफाई किया है। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए, भारत ने अभी तक ओलंपिक में 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 28 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो हॉकी में जीते हैं। ठीक है, भारत ने एकमात्र इंडिविजुअल खेल में गोल्ड जीता है, जिसका नाम है आपका निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के बारे में जो भी न्यूज़ आएगी आपको एटलीस्ट वो याद होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में से कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका AFC, मतलब एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा महिला एशिया कप के आयोजन की तिथि जारी हो गई है, और इसका आयोजन 2022 में भारत में कराया जाएगा। ठीक है, 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई और पुणे में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये था भारत का करंट अफेयर। इसके बाद एक दो ठो आपके मिसलेनियस विश्व के करंट अफेयर है, जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए 5 से 6 जुलाई के बीच में विश्व में आए हुए कुछ करंट अफेयर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। और उस पर सबसे पहले है आपका, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर केस दर्ज हो गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत ने अभी कोरोना के समय ब्राज़ील को कई सारी वैक्सीन की डोज भेजी थी। ठीक है, जिसमें बेसिकली कोवैक्सीन की डोज थी। अब ब्राज़ील में इनके जायर बोल्सोनारो के अगेंस्ट में एक मूवमेंट रन हो गया। ठीक है, उनके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली कोवैक्सीन की जो खरीदी थी, ठीक है, उस पर पैसों की गड़बड़ी की वजह से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। ठीक है, और उन पर आपराधिक मामला चलाने के लिए वहाँ की कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। ठीक है, आपको पता होगा कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे वो काफ़ी सारे पोस्ट के लिए अपने चर्चा में थे भारत में। ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने जब ब्राज़ील को वैक्सीन की डोज भेजी थी, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाला था, जिसपे प्रधानमंत्री की मोदी की तुलना आपके हनुमान से की गई थी। ठीक है, तो ये भारत में भी काफ़ी चर्चा का विषय था। लेकिन अब क्या है, उन पर आपराधिक मामला वहाँ पे दर्ज हो गया है और एक समिति से इसकी जांच कराई जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, कोवैक्सीन की खरीदी से रिलेटेड भ्रष्टाचार का आरोप ब्राज़ील पे लगा है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति पे लगा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका बगराम एयरबेस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अभी धीरे धीरे करके अफ़गानिस्तान से अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको वापस बुला रहा है। ठीक है, और लगभग उसने अफ़गानिस्तान से अपना जो भी बोरिया बिस्तर है वो बांध के वापस अमेरिका जाने का निर्णय कर लिया। ठीक है, अभी जो बाइडेन का स्टेटमेंट भी आया था कि वो 75,000 तालिबानियों से युद्ध हार के नहीं जीत के आए। ठीक है, लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है वो नहीं पता, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था आपके अफ़गानिस्तान एरिया से। ठीक है, बहुत पैसे लग रहे थे और वहाँ पर ट्रूप्स के लिए रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था।
ठीक है। बेसिकली आप अफ़गानिस्तान रीजन जो है हमेशा से आपका क्या कहना चाहिए, वहाँ पर लगातार तनाव बढ़ता रहा है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान लड़ाके भी हैं, ठीक है। वहाँ पर रशिया का भी एक समय आधिपत्य था, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो बगराम एयरबेस है रशिया ने ही अफ़गानिस्तान पे बनाया था, ठीक है। बाद में वहाँ पर अमेरिका और नाटो फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि फाइनली जाके ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था, उसके बाद से ही अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान पे लगभग उसका कब्जा टाइप का रहा है, ठीक है, उस एरिया में। भारत की नज़र से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत भी अफ़गानिस्तान में कई विकास कार्य को अंजाम दे रहा है, ठीक है। भारत जो है आपका ग्वादर जो पाकिस्तान ने अपना पोर्ट था उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना की मदद ले रहा है। वैसे ही आपके भारत जो है आपके चाबहार जो आपके पोर्ट है उस पर इन्वेस्ट कर रहा है। वो बेसिकली ईरान में आता है, लेकिन भारत की जो योजना थी आपका वो ईरान के रास्ते आपका अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक व्यापार कर सके, उसके लिए रेल परियोजना वगैरह सब चीज़ें उसने प्लान की थी। लेकिन अभी भारत को रेल परियोजना से बेदखल कर दिया गया, ठीक है। अब बाकी क्या सिनेरियो है वो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो इतना है कि नाटो और अमेरिका के फ़ौज ने भी बगराम एयरबेस को खाली कर दिया है, ठीक है। इससे चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अफ़गानिस्तान के रीजन में अपना प्रभाव बढ़ा सके। चाइना ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो पेशावर से लेकर काबुल तक, ठीक है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है वो चाइना के कब्जे में आ गया है, ठीक है। वहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जो है चाइना डेवलप कर रहा है और वहाँ से एक सड़क बना रहा है, ठीक है, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, CPEC, ठीक है। तो उसी क्रम में चाइना ने क्या किया, काबुल से पेशावर तक एक सड़क बनाने की परियोजना लॉन्च कर दी है, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जाए तो उसके सामने एक चुनौती ये है कि चाइना के प्रभाव को किस तरीके से कम किया जाए, ठीक है। और अगर चाइना अफ़गानिस्तान रीजन में सक्रिय हो जाता है तो उस अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी चिंता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़े जरूर हैं, लेकिन भारत के लिए ये इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपके निबंध वाले पेपर में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ा हुआ भी एक निबंध आएगा, ठीक है, 750 वर्ड का। तो आपको इन सभी चीज़ों को पे भी नज़र रखनी होगी। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख सकते हो, लेकिन आपको यही याद रखना कि बगराम एयरबेस कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में। इसकी स्थापना रशिया ने की थी, अमेरिका ने इसको खाली करने का निर्णय। ये तो करंट अफेयर की बात हो गई, लेकिन आपको इसका एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको निबंध लिखने में काफ़ी सारी चीज़ें याद होगी, ठीक है। इसलिए आर्टिकल ज़रूर पढ़ते रहें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी जुड़े हुए, और वो भारत से किस तरीके से जुड़े हुए हैं उन सभी चीज़ों पे भी नज़र रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग तो डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल तो लगातार चल रहा है, लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। इसके अलावा वीडियो को एटलीस्ट शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक, CGPSC, ACF, CG व्यापम और CGPSC से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप में मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से ज़्यादा जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट दीजिए और सपोर्ट लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।